देखिएगा, सबसे पहला है इसका हम लोगों का कि वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स 2022, मतलब पूरे दुनिया में नवाचार के क्षेत्र में, ग्लोबल इनोवेशन के क्षेत्र में नई चीज़ों तकनीकों की खोज के लिए कौन सा देश पहला स्थान पर रहा है। इसकी एक रिपोर्ट जारी की जाती है, डाटा जारी की जाती है, जिसमें पहला स्थान पर आप देखिएगा कि पहला स्थान पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है, और अंतिम स्थान पर गोनिया रहा है। जबकि भारत का स्थान कौन सा हुआ, 40वां, जबकि 2021 में जो भारत का स्थान था वो था आपका 46वां। ठीक है साहब। अगर इंडेक्स की बात की है नवाचार सूचकांक की, तो आपको ध्यान में रखना है सारे इंडेक्स जो वर्तमान में जारी हुआ है, सारे इंडेक्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है आपका ग्लोबल इनोवेशन, इसमें पहला स्थान पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है। अंतिम स्थान पर कौन रहा है, गोनिया रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है, 40वां रहा है। अगर भारत का स्थान 40वां रहा है ग्लोबल इनोवेशन में, तो आप बताइए कि भूखमरी में भारत का स्थान कितना रहा है। भूखमरी में याद रखना है, भूखमरी में भारत का जो स्थान रहा वो रहा 107। उसके बाद वैश्विक विकास सूचकांक ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, वैश्विक विकास सूचकांक ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, विकास में कौन सा स्थान भारत का रहा, 132वां रहा। कितना रहा साहब, 132वां रहा। इन सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, सारे पॉइंट को जो भी है। उसके बाद बोलिएगा कि प्रेस स्वतंत्रता में, प्रेस स्वतंत्रता में भारत का कौन सा रहा, 150वां रहा। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का 150वां रहा। और वैश्विक पर्यावरण निष्पादन में, वैश्विक पर्यावरण निष्पादन में, पर्यावरण में भारत का जो स्थान रहा सबसे अंतिम 180वां स्थान रहा है। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है, इतना कम से कम। ठीक है सर, जो भी नया इंडेक्स जारी होती है सारे को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अगला है कि देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस जो बने हैं अनिल चौहान बने। कौन है साहब, अनिल चौहान बने हैं। और ये साहब इससे पहले जो थे प्रथम सीडीएस वो थे बिपिन रावत। कौन थे, प्रथम जो थे वो थे बिपिन रावत। इनको पता है कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सीडीएस जो है साहब एक नया पद का सृजन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इस पद का जो सृजन हुआ था वो जो हुआ था 1 जनवरी 2020 को। और 1 जनवरी 2020 को जब नए सीडीएस के पद का सृजन किया गया था, तो उस समय जो था सीडीएस जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपको बिपिन रावत को। किसे बनाया गया था, बिपिन रावत को बनाया गया था। ठीक है साहब, इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हम लोगों का भारत के नए अटॉर्नी जनरल। भारत के नए अटॉर्नी जनरल ये कौन है साहब, महान्यायवादी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो ये जो बने हैं आर वेंकट रमनी। कौन बने हैं साहब, आर वेंकट रमनी बने हैं। जो किसके स्थान पर बने हैं, के वेणुगोपाल के स्थान पर बने हैं, के वेणुगोपाल के स्थान पर बने हैं। ठीक है साहब, आर वेंकट रमनी बने हैं। तो महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन होता है साहब, ये क्या करता है, सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्योंकि सरकार के जितने भी नेता लोग होते हैं उसको तो कानून का पता नहीं होता है, तो इसलिए करके कानून का जो सलाह होगा, कानूनी चीज़ों का जो परामर्श देगा वो कौन देता है, महान्यायवादी देता है। और इसकी जो नियुक्ति करती है साहब कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं साहब। ठीक है साहब, चलिए क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हम लोगों का, यहाँ पर देखिएगा कि अगर आर वेंकट रमनी का, तो ये जो आप देख रहे हैं पिक यही है साहब आर वेंकट रमनी। ठीक है साहब, ये जो पिक है यही है साहब आपके नए महान्यायवादी जो कानूनी सलाह देंगे सरकार को। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018 और 19, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19, क्योंकि ये पर्यटन पुरस्कार बहुत दिनों से नहीं दिया गया था। ठीक है साहब, और अभी वर्तमान में जारी किया गया है। देखिए 22 में जारी हुआ है 18-19 वाला। ठीक है, तो ये जो दिया गया राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार ये दिया गया है उत्तराखंड को। मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य बेहतर काम करता है उस राज्य को दिया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार को अभी दिया गया है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। ठीक है साहब, तो इस बात को ध्यान में रखना है केवल कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया आपको उत्तराखंड सरकार को। चलिए उसके बाद है साहित्य
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये युवा लेखकों को, साहित्यकारों को दिया जाता है जो जिसकी उम्र 35 वर्ष से क्या हो, कम हो, वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि ये जो हिंदी के लिए दिया गया है, किसे दिया गया है, भगवंत अनमोल को, भगवंत अनमोल को। और किस साहित्य के लिए दिया गया है, प्रणय के लिए। और अंग्रेजी के लिए जो दिया गया है साहब, वो दिया गया किसे, मिहिर वंश को। और ये किसके लिए दिया गया है, टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग। तो याद रखना है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2 व्यक्ति को, एक व्यक्ति है भगवंत अनमोल, इन्हें दिया गया प्रणय के लिए। और अंग्रेजी के लिए जो दिया गया है मिहिर वंश, इन्हें किसके लिए दिया गया है, टेल्स ऑफ हजारीबाग। ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट है हम लोगों का कि नेक्स्ट है हम लोगों का कि एमपी सरकार द्वारा जारी, एमपी सरकार द्वारा जारी लता मंगेशकर पुरस्कार 2021। देखिए 2 सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ये राजकीय पुरस्कार है, किसी राज्य का स्पेशली पुरस्कार है, ये भारत सरकार का पुरस्कार नहीं है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि 2 राज्य जारी करती है, एक एमपी सरकार जारी करती है और एक महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, लता मंगेशकर के नाम पर। ठीक है साहब। इसीलिए करके ध्यान में रखना है कि एमपी सरकार के द्वारा अगर लिखा रहेगा तो एमपी सरकार के द्वारा जो जारी किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार 2021, ये जो दिया गया साहब 2021 के लिए किसे दिया गया, कुमार सानू को, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को और 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को। क्योंकि जब 19 से लेकर के 21 तक कोरोना का काल चल रहा था तो उस समय किसी भी पुरस्कार की वितरण हुआ ही नहीं था, केवल नाम की घोषणा कर दी जाती थी। ठीक है, इसीलिए करके सामूहिक रूप से लता मंगेशकर पुरस्कार एक ही बार जो है सो दे दिया गया, वो 2021 का कुमार सानू का, और 2020 में आनंद मिलिंद को और 2019 में शैलेंद्र सिंह को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साहब आपके हैं कुमार सानू। ठीक है साहब। और ये जो है आपका आनंद मिलिंद और ये है आपका शैलेंद्र मिश्र। ठीक है साहब, शैलेंद्र सिंह। ठीक है साहब। तो ये याद रखना है कि एमपी सरकार का जो लता मंगेशकर पुरस्कार, ये 3 व्यक्तियों को। और ये पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो जारी किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार 2021, ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। किसे दिया गया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और ये इनका संबंध किससे है साहब, ये बांसुरी वादक है। क्या है, बांसुरी वादक है। कई बार पूछा गया कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है, बांसुरी, तबला, श्रोद, इस तरह से आपको दे देगा। तो याद रखना है बांसुरी वादक। अब बताइए कि जब ऐसे ही पूछा जाता था, अब इनको पुरस्कार मिल गया, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से जीके बनने का या करंट अफेयर बनने का सवाल उठता ही है। चलिए साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का सबसे वीवीआई। ठीक है साहब, सबसे वीवीआई जो सवाल है वो देखिएगा आप, और ये सवाल छप गया साहब, किसी ना किसी एग्जाम में ये छप चुका है। ठीक है साहब। तो ये है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। ये जो दिया गया साहब, ये दिया गया अभिनेत्री आशा पारेख को। किसे दिया गया साहब, अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार जो दिया गया था महिला को, दिया गया था आपका देविका रानी चौधरी को। और कब दिया गया था, 1969 ईस्वी में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी जो हुई थी वो 1969 में ही हुई थी साहब। ठीक है साहब, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 को, और पहली बार जो दिया गया देविका रानी चौधरी को। अभी 2020 के लिए जो दिया गया है वो दिया गया साहब आशा पारेख को। किसे दिया गया है, आशा पारेख को साहब। ठीक है, ये फिल्म अभिनेत्री हैं, आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है आशा पारेख को दे रही हैं। ठीक है साहब, अपने ज़माने की अभिनेत्री नहीं है। आप ये सोचते होंगे इस उम्र में अब अभिनेत्री कैसे है, समझ रहे, ये नहीं समझना। ठीक है ना, ये चलिए साहब, क्या हुआ, हाँ चलिए अब देखिएगा साहब, क्योंकि लता मंगेशकर की मृत्यु हाल फिलहाल में हुई है, इसी वजह से ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लता मंगेशकर पुरस्कार भी जारी किया गया दोनों सरकार के द्वारा। लता मंगेशकर की हाल में मृत्यु भी हो गई, तो हो सकता है कि कई बार पूछा जा सके कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा कि 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, मतलब जब जारी होना शुरू हुआ था तो उसके 20 साल के बाद जो है सो लता मंगेशकर को दिया गया। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, कुछ लोग ना मरने के बाद भी जीके बना जाते हैं, समझे ना। एक तो जब जिंदा रहते हैं तो जीके बनते रहते हैं,
और जब मर जाते हैं ना तो उसके बाद भी जीके बना देते हैं और हम लोग को याद रखना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा एक है साइरस मिस्त्री, साइरस मिस्त्री, समझ रहे, साइरस मिस्त्री ये नाम है साहब, ये मत समझिएगा चापाकल ठीक ठाक करने वाला, ठीक है ना, ये नाम है, ठीक है, साइरस मिस्त्री। और ये इनका संबंध किससे है, ये उद्योगपति थे साहब, क्या थे, उद्योगपति थे। और ये टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं ये, ठीक है साहब, और पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनकी मृत्यु जो है साहब, ये मुंबई से अहमदाबाद जा रहे थे, जिसके कारण कार एक्सीडेंट में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जो हो गई कार एक्सीडेंट में हो गई साहब, ठीक है, कार से एक्सीडेंट कर गया। उसके बाद राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव आपको पता ही है कि कॉमेडियन है साहब, तो याद रखना है राजू श्रीवास्तव की भी मृत्यु हो गई है, और ये जो है सो कॉमेडियन थे। चलिए उसके बाद देखिएगा बीवी लाल, बीबी लाल ये पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता मतलब समझ रहे हैं, पुरातत्व की खुदाई वगैरह करने का काम करते थे, ठीक है साहब। और ये जो है साहब देखिएगा कि राम मंदिर के साक्ष्य खोजने में प्रमुख इनका योगदान रहा है। मतलब जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर कभी राम मंदिर हुआ करता था, राम जन्मभूमि है, ये जो साक्ष्य जुटाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा था वो इन्हीं बीबी लाल का रहा था साहब, समझ रहे हैं। इन्हीं के साक्ष्य के आधार पर कहा गया कि जहाँ पर वर्तमान में बाबरी मस्जिद है वहाँ राम भूमि हुआ करता था, ठीक है साहब। तो याद रखना है बीबी लाल को। आप देख सकते हैं ये जो पिक है आपका, ये है साइरस मिस्त्री, ठीक है साहब, ये है साइरस मिस्त्री और ये है साहब बीबी लाल, ठीक है साहब। तो ध्यान में रखना है, ये साइरस मिस्त्री और ये है आपका बीबी लाल है जो राम मंदिर के साक्ष्यों को जुटाए थे। चलिए कुछ दिवस है साहब इस मंथ में, उन दिवस को हम लोगों को पढ़ लेंगे। चलिए तो 5 सितंबर को, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है साहब, शिक्षक दिवस। किनके जन्म अवसर पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए, पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है साहब। और इन्हें भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके साथ अन्य 2 व्यक्ति को भी दिया गया था। और अगर 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और पूछा जाएगा कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, शिक्षा दिवस कब मनाते हैं तो ये मनाते हैं साहब हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं। और किनके जन्म दिवस पर साहब, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, सर्वप्रथम जो शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जो है सो जन्म अवसर पर हम लोग मनाते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा साहब, अगला है 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है 14 सितंबर। 14 सितंबर को साहब हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा जो है सो घोषित किया गया था। क्योंकि भारत का जो राजकीय भाषा हिंदी है इसे 14 सितंबर 1949 को जो है सो घोषित किया गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है साहब। उसके बाद देखिएगा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी दिन जो है हम लोग अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर डे, यही ना, इसको भी मनाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को और अभियंता दिवस भी 15 सितंबर को। चलिए 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं साहब, कौन सा, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो बताइए ओजोन का फार्मूला क्या होता है साहब, O3 होता है। और ओजोन का जो नुकसान पहुंचाता है, ओजोन को जो नुकसान पहुंचाता है वो पड़ता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका सबसे अधिक जो उत्पादन होता है मतलब जो निकलता है वो रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर से साहब निकलता है, ठीक है साहब। ये क्या कर देता है कि ओजोन परत को क्षय कर देता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण त्वचा कैंसर जैसे रोग होता है। अगर ये रेफ्रिजरेटर से ओजोन परत होता है तो होता क्या है कि पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर आ जाती है। और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने के कारण अगर वो सनलाइट आपके स्किन पर पड़ता है तो त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। क्लियर है साहब।
चलिए अगला है साहब 21 सितंबर को मनाया जाता है, वह है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है साहब, ठीक है। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा कि कुछ किताबें हैं इस मंथ का एक दो, उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि किताबें भी कई बार पूछी जाती हैं। देखिएगा कि अंबेडकर ए लाइफ, ये जो लिखा गया है किसके द्वारा साहब? शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द लिविंग माउंटेन, ये किन के द्वारा लिखा गया साहब? अमिताभ घोष। द लिविंग माउंटेन मतलब जीवित पर्वत, जीवित पर्वत, ठीक है। ये लिखा गया साहब अमिताभ घोष के द्वारा। तो आप बताइए कि लाल सलाम किन की किताबें हैं साहब? लाल सलाम किन की किताबें हैं? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी की, ठीक है। स्मृति ईरानी की साहब किताबें हैं। इसके बाद बोलिएगा द पीरियोडिकल प्राइम मिनिस्टर, ये किनका साहब? शशि थरूर का। एक किताब आप देख रहे हैं अंबेडकर ए लाइफ, ये भी शशि थरूर का। और एक आप क्या जान रहे हैं? द पीरियोडिकल प्राइम मिनिस्टर, है ना, द पीरियोडिकल प्राइम मिनिस्टर। और भी हम बहुत सारे किताब इनके बारे में बताएं, ठीक है ना। उसके दारियोट वगैरह ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है साहब। व्हाई आई एम हिंदू, ठीक है, व्हाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर की किताब है। दारियोट्स, ठीक है साहब, यानी दंगा, ये भी शशि थरूर का किताब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बताए हुए, रिकॉल करते रहिए। और आपको बताए थे कि शशि थरूर को अभी हाल ही में एक देश जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। वो कौन दिया है साहब? फ्रांस दिया है। फ्रांस जो है सो अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द सेवेरियर द लीजन ऑफ द ईयर, ये दिया गया ना, ये दिया गया साहब। और एक और भारतीय व्यक्ति को दिया गया, वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए अगला देखिएगा कि ताइवान में सितंबर 2022 में 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया, जिससे कई दुर्घटना एवं भवन क्या हो गए? धाराशायी हो गया साहब। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बीपीएससी जो खेला खेल रहा है ना, उस खेला से देख करके लगता है कि बड़ा हो गया। क्योंकि आप देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट वाला में भूकंप जो आया था उसमें पूछा गया था कि पड़ोसी देश में आया, लेकिन वो पूछा गया था कि इसकी तीव्रता कितनी थी, वहाँ जो भूकंप आया था इसकी तीव्रता कितनी थी। तो इसी वजह से हम लोग इसको भी अब करने लगे। चलिए साहब अगला देखिएगा साहब, अगला है साहब भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिए है साहब? संन्यास ले लिए। क्योंकि ये भारतीय महिला क्रिकेटरों में ये महान खिलाड़ी थी, ठीक है साहब। और इनकी जो है सो खेल शायद क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भी इनका रहा है, ठीक है साहब। तो याद रखना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अभी जो है सो इससे पहले भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक और खिलाड़ी जो है सो संन्यास लिया। कौन ली थी? कौन ली थी? मिताली राज ली थी, ठीक है साहब। और झूलन गोस्वामी भी ले ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर झूलन गोस्वामी, ठीक है साहब, ये जो है सो संन्यास ले ली है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्या हुआ। चलिए अगला देखिएगा कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने साहब? प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद बने हैं। और इनका संबंध कहाँ से साहब? बेंगलुरु से है। कहाँ से संबंध है? बेंगलुरु से है। ग्रैंड मास्टर जो होता है इस किस खेल में बनता है साहब? ये शतरंज में। किस में बनता है? शतरंज में साहब। चलिए बस इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि कौन वर्तमान में ग्रैंड मास्टर बना है। अगला देखिएगा साहब डुरंड ट्रॉफी 2022, डुरंड ट्रॉफी 2022, इसका जो विजेता बना है साहब कौन बना है? बेंगलुरु। कौन बना है? बेंगलुरु। और उपविजेता कौन बना है? मुंबई सिटी। तो हमको ये नहीं पता चल रहा है डुरंड ट्रॉफी का संबंध या डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? किससे है साहब? फुटबॉल से है ना। किससे है? फुटबॉल से। डुरंड का फुटबॉल से। अगला देखिएगा साहब कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल, हाँ कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। जो किसको हरा के बने? बाईचुंग भूटिया को हरा कर बने हैं। बाईचुंग भूटिया को हरा करके बने हैं साहब, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो है इससे पहले जो थे कौन थे? वो थे प्रफुल्ल पटेल। कौन थे? प्रफुल्ल पटेल। वर्तमान में कौन बने हैं? कल्याण चौबे। किसको हरा करके बने हैं? बाईचुंग भूटिया को। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किससे है साहब? फुटबॉल से है साहब, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा साहब
23वें ग्रैंड स्लैम एकल खिलाड़ी विजेता, 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता यूएसए की टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? सेरेना विलियम्स क्या कर ली है? ये संन्यास ली है। मतलब 23 को ग्रैंड स्लैम अभी तक एकल खिताब में जीत पाई है। एक होता है युगल, मतलब 2 खिलाड़ी मिल करके जीता, ठीक है। और ये एकल में 23 ग्रैंड स्लैम जीती है कौन? सेरेना विलियम्स। और ये कहाँ की है साहब? यूएसए की है। और ये भी क्या कर ली है? संन्यास ले ली। आप देख सकते हैं ये सेरेना विलियम्स को, ठीक है साहब। ये भी क्या ले ली है? संन्यास ले ली है साहब, ठीक है। तो लगता है क्या कि जो अब झूलन गोस्वामी ले ली संन्यास, ये ले ली संन्यास, एक और बढ़ाएंगे वो भी संन्यास, ठीक है। तो हमको लगता है ठंडा का मौसम आ रहा है, इसी वजह से सब संन्यास ले रहा है क्या? उमर हो गया, उमर हो गया। तो भगवानी सिंह डागर जो थी, भगवानी देवी डागर, उनका क्या 94 वर्ष में जो मेडल जीत के आई, उनका क्या हुआ बताइए? चलिए अगला देखिएगा, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरल। तो याद रखना किस देश से संबंधित खिलाड़ी है। कई बार आपको पूछ देगा कि किस देश से, पूछ देगा कि हाल ही में जो सेरेना विलियम्स जो है सो संन्यास ली है वो किस देश की खिलाड़ी है? तो यूएसए की, ठीक है साहब। और अभी स्विट्जरलैंड का रोजर फेडरल जो है ये भी टेनिस से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ये 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रहा है साहब, ठीक है। और ये जो है सो सबसे कम उम्र 16 वर्ष की आयु में टेनिस में क्या किया था? प्रवेश किया था। केवल 16 वर्ष की आयु में ही टेनिस खेल में प्रवेश कर गया था, समझ रहे हैं ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला साहब, अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसका शुभंकर जो है ईभा है। जिसका शुभंकर क्या है? ईभा है साहब। तो देखिएगा कि फीफा है तो इसका मतलब कौन सा खेल होगा? फुटबॉल होगा। फीफा है तो इसका मतलब क्या होगा? फुटबॉल का खेल होगा, क्योंकि फीफा जो कप है उसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है साहब। और इसका मेज़बानी कौन कर रहा है? वो भारत कर रहा है। और इसका शुभंकर क्या है साहब? ईभा। आप जो ये देख रहे हैं यही है साहब ईभा, ठीक है साहब। यही इसका शुभंकर है, ठीक है। चलिए, ईभा एशियाई शेरनी है, रोशनी लिखा गया, एशियाई शेरनी है साहब, ठीक है। एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ईभा जो है ना साहब वो एशियाई शेरनी का नाम है। इसी के नाम पर जो है सो इसका शुभंकर रखा गया है और सिंबॉलिक रूप से इस तरह का जो है सो स्टैच्यू तैयार किया गया है, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हम लोगों का कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित पहले गुज्जर मुस्लिम गुलाम अली खटाना का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। आपको पता है कि इससे पहले भी बताए थे कि राज्यसभा में 4 व्यक्ति का किया गया था, उससे पहले भी 5 व्यक्ति को किया गया था। तो 4 व्यक्ति में पीटी उषा थे और कौन थे? इलैया राजा थे, ये सारे थे, ठीक है। तो अभी जो किया गया है पहले मुस्लिम गुज्जर, क्योंकि मुसलमान में कैटेगरी है गुज्जर वर्ग का, ठीक है साहब। तो गुज्जर मुसलमान होता है, ठीक है। तो गुज्जर मुसलमान को पहली बार गुलाम अली खटाना को क्या किया गया साहब? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया गया, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी मुस्लिम समुदाय में भी पिछड़ा वर्ग है उसको भी क्या करें हम लोग? मुख्य धारा में लाएं, समझ रहे? इसी वजह से हम लोग उसको भी प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं। और खास करके जम्मू कश्मीर की बात है साहब, तो यहाँ से ये सवाल क्रिएट हो सकता है, ठीक है साहब। तो अब बात आई राज्यसभा में राष्ट्रपति अगर मनोनयन कर रहा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनयन कर रहा है, तो बताइए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत मनोनयन करता है? 80 का 3 के तहत। 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन करता है? 12 लोगों का। 12 लोगों का मनोनयन करता है साहब, मनोनयन करता है। और ये जो मनोनयन होता है साहब, शिक्षा, खेल कूद, साहित्य, समझ रहे, और या सिनेमा, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है साहब। अब बताइएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकती है? अधिकतम बताइए कितना हो सकता है? अधिकतम 250। और बताइए कि कितना है वर्तमान में? वर्तमान में कितना पर होता है? 245, जिसमें निर्वाचित जो होता है 233 का निर्वाचन होता है और 12 का क्या होता है? मनोनयन होता है। निर्वाचित होता है आपका 233 का और मनोनयन जो होता है वो होता है साहब मनोनयन
वो होता है 12 व्यक्ति का राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। चलिए इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा साहब, अगला है सर्वाइकल कैंसर। अगला है साहब सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन सर्वावेक का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है साहब। तो सर्वाइकल कैंसर की पहली ये वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर की ये पहली वैक्सीन है जो तैयार किया गया है। इससे पहले कोई भी वैक्सीन भारत में नहीं थी और इस वैक्सीन का क्या नाम है, सर्वावेक है साहब। और ये जो तैयार किया गया है साहब किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अब सवाल आपके मन में ये उठेगा कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर देखिएगा साहब, ये कई कैंसर जो होता है कई फॉर्मेट में होता है, समझ रहे। उसी में से एक ये है, जैसे कि यूट्राइन कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया। तो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है कि जो महिला, ये अधिकतर जो होता है सर्वाइकल कैंसर अधिकतर क्या महिला में ही होता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है किस में होता है, महिला में होता है, ठीक है साहब, महिला में होता है। तो महिला में जो यूट्रस होता है, महिला का जो यूट्रस होता है साहब, वो यूट्रस जो होता है ना कि बाहर की तरफ, जिस बाहर का जो भाग होता है यूट्रस का, सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा कि महिला का जो यूट्रस होता है इसका जो बाहरी भाग होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है साहब। ये सर्विक्स जो होता है, यहाँ की कोशिकाएं जब अनियंत्रित हो जाती है, यहाँ की कोशिकाएं जब अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है साहब। तो कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। हम क्या बोले थे कि जब मान लीजिए कि बगल की कोशिकाएं मर जाती है तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, टूट करके उस खाली जगह को भर देती है। खाली जगह को जब भरती है तो क्योंकि जहाँ का कोशिका मरा है वो तो गैप हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फिर बगल की कोशिकाएं जो जीवित होती है वो अपने आप में टूट जाती है, टूट करके दो कोशिका बना लेते हैं। एक तो जो अपने जहाँ पर है वहाँ पर रहेगा और एक जहाँ की कोशिकाएं मर गई है एक चल जाएगी वहाँ पे, तो वो भी जगह क्या हो गया, भर गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये विभाजन अनियंत्रित हो जाता, मतलब जिस समय विभाजन नहीं होना चाहिए उस समय भी विभाजित होने लगे, तो उस समय जो कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होता है वही कहलाता है कैंसर। आ रहा समझ में, कैंसर कोई रोग नहीं है बल्कि ये कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। मतलब ये बहुत तेजी से क्या कहते हैं विभाजित होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी कोशिकाओं को बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये गांठ के रूप में तैयार हो जाता है और ये क्या बन जाता है, ये कैंसर का रूप ले लेता है। आया समझ में बात। तो होता है क्या साहब कि महिलाओं में जो सर्विक्स होता है, गर्भाशय का जो बाहरी छोर जो होता है, ठीक है साहब, जो भेजाइना के तरफ खुलता है उसका बाहरी छोर को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। तो यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाती है, वो अनियंत्रित हो जाती है। वो अनियंत्रित होने के कारण ये गांठें बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। आप याद रखिएगा सर्वाइकल कैंसर, देखिए पूछा जाएगा कि सर्वाइकल कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो आपको दिया रहेगा गर्भाशय में, आपको दिया रहेगा गर्भाशय में, आपको दिया रहेगा सर्विक्स में। तो गर्भाशय नहीं मारना है, यूट्रस नहीं मारना है, क्योंकि यूट्रस कैंसर अलग होता है, उसको बोलते हैं यूट्राइन कैंसर, समझ रहे। अगर यहाँ पर हो जाता ना, यहाँ पर इस बीच में अगर कहीं भी कैंसर होता तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, यूट्राइन कैंसर। और यहाँ पर होगा सबसे लास्ट वाला छोर पर, तो इसको बोलते हैं सर्विक्स कैंसर। आया समझ में, जिसको टोटली हम बोल सकते हैं साइंटिफिक रूप में सर्वाइकल कैंसर। आया समझ में बात। अब ये कारण क्या होता है इसका, देखिएगा कि सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि खान पान, सबसे बड़ा कारण होता है खान पान। इसके साथ होता है हार्मोन डिसऑर्डर, ये सारी इसकी प्रक्रियाएं होती है। और इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि पीरियड का वो अनियंत्रित होना, मतलब क्या टाइम पर पीरियड नहीं आना, जिसके कारण क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। समझ रहे बात को। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर इसका लक्षण क्या होता है सर्वाइकल कैंसर का, इसका लक्षण क्या होता है कि अनटाइमली पीरियड आ जाना, ज़्यादा दिन तक पीरियड को रहना, समझ रहे। ये सारे इसका क्या होता है, लक्षण होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, समझ रहे। उसके बाद क्या कहते हैं अचानक कभी कभी ब्लडिंग हो जाना, ये सारे पेट में दर्द होना, सूजन होना, उसके साथ साथ म्यूकस का रिमूव होना, ये सारे इसका लक्षण है, समझ रहे बात को। तो ये सर्वाइकल कैंसर का लक्षण होता है। और इसकी जाँच जो किया जाती है ना साहब, इसकी जो टेस्ट किया जाता है वो जो किया जाता है, एक टेस्ट है, नाम भूल रहे हैं हम लोग, ह्यूमन
HBP टेस्ट ऐसे करके होता है, ध्यान में नहीं एग्जैक्टली बता देंगे। चलिए साहब, अगला है साहब, दुबई में संपन्न एशियाई कप 2022 का विजेता जो बना है साहब, कौन बना है? श्रीलंका। और किसे हरा करके बना है? पाकिस्तान को हराकर बना है। और श्रीलंका जो हो गया साहब, ये 6 बार का एशियाई कप का विजेता हो गया। दुबई में ये संपन्न हुआ है एशियाई कप, इसमें श्रीलंका जीता है और किसे हरा के जीता है? पाकिस्तान को हरा के जीता है। और कितने बार का ये विजेता बन चुका है? 6 बार का विजेता बन चुका है साहब। चलिए, अच्छा ये देखिएगा, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, जो बताए तभी सर्विक्स कैंसर, यही आप देख रहे हैं, ये कोशिका क्या हो गया? वो अनियंत्रित हो गया, ठीक है साहब। ये देखिए आप, ये सर्विक्स हो गया, ठीक है। और ये कैंसर टिश्यू, ये वाइट वाइट जो देख रहे हैं, यही है आपका, यही जो है आपका कैंसर हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया, ये वेजाइना वॉल है, ठीक है, वेजाइना वॉल ये हो गया, ये हो गया आपका सर्विक्स, और ये हो गया सर्विक्स टिश्यू, ठीक है। हाँ, ये जो दिखाया गया है, ये जो सीन लिया गया है ना, स्पेकुलम से लिया गया है, ठीक है साहब। इसको देखा जाता है किस प्रक्रिया से? इसकी जो देखने की प्रक्रिया होती है, कैसे पता चलता है? तो होता है आपका स्पेकुलम, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का कि 2022 के अंत तक देश पर कुल विदेशी ऋण का भार 620.7 अरब डॉलर हो गया, जो 2021 के अंत तक 573.7 अरब डॉलर था। मतलब हम जो कर्जा है, सरकार जो बोलती है हम क्या कर रहे हैं? कर्ज को तोड़ रहे हैं। तो भारत एक पहला ऐसा देश है जहां कर्ज तोड़ने के बाद अगर कर्ज वाले को आप रुपया दीजिएगा तो वो कर्ज और बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, भारत एक पहला देश है जहां कर्ज देने के बाद क्या हो जाएगा? रुपया बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए कि 2020 में जो हम लोग थे 573.7 है, और ये बढ़ करके हो गया 620.7, क्योंकि सरकार बोल रही है कि पेट्रोल डीजल का जो हम दाम बढ़ा रहे हैं ना, ये जो कांग्रेस सरकार आई थी तो वो टैक्स बहुत सारे जो है सो क्या कहते हैं, दूसरे देश से ऋण ली हुई थी, तो हम उसको चुका रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो हमको ये लग रहा है कि चुकाते चुकाते धीरे धीरे भारत में क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। मतलब टैक्स हम लोग चुकाते हैं, या जो ऋण है उसको हम चुका रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे और ऋण भार बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चुका भी रहे हैं और ऋण बढ़ भी रहा है? ऐसा होगा क्या? चलिए, अगला देखिएगा साहब, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू किया है साहब। बड़ा ही VVI है, इसको याद रखिएगा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में कितना मेगावाट का? 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट को चालू किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर प्लांट है। पवन सौर प्लांट है, इस बात को ध्यान में रखना है साहब, ठीक है, कि कितना मेगावाट किस कंपनी के द्वारा कहां पे लगाया गया है, ठीक है, ये सारे पॉइंट को। उसके बाद देखिएगा कि PM मोदी के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत देश के 13 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है साहब, ठीक है। तो डेट याद रखना है। कई बार सवाल ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो है सो 5G सेवा की शुरुआत किस तारीख को की गई है या किस शहर से किया गया है, समझ रहे हैं। तो ये सारे ध्यान में रखना है। तो ये जो है सो 3 प्रमुख शहर है, बाकी और 10 शहर था, जिसमें 3 प्रमुख शहर को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा होगा साहब, नेक्स्ट जो हम लोगों का है कि विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क, सफारी होता है, सफारी, विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम एवं नूह जिले में अरावली श्रृंखला के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जो जिसका जो है क्या कहते हैं, कितने में फैला हुआ? ये 10,000 एकड़ में फैला हुआ है साहब। 10,000 एकड़ में ये सफारी पार्क फैला हुआ है। और इससे पहले जो था, इसका मतलब ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा बन रहा है सफारी पार्क साहब। और इससे पहले जो था विश्व का सबसे बड़ा, वो अफ्रीका में था, जिसका क्या नाम था? क्यूरेटेड सफारी। क्या नाम था इसका साहब? क्यूरेटेड सफारी। ये जो था साहब 2,000 एकड़ में विस्तारित था, ये था 2,000 एकड़ में। और अब हम जो बना रहे हैं वो हो जाएगा आपका 10,000 एकड़ में हो जाएगा साहब, ठीक है। तो याद रखना कहाँ बन रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम एवं नूह जिले में। चलिए, उसके बाद देखिएगा आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, ये उत्तर
उत्तर प्रदेश को दिया गया यह देश में सबसे अच्छे प्रदर्शन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है? कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश खास करके आयुष्मान के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण 2022 में से जो दिया गया है साहब आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। क्लियर है साहब? उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। ये जो है सो निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है साहब? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। देखिएगा साहब, हॉकी इंडिया का सवाल कई बार पूछा गया है, इसीलिए करके ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कौन बना है? वो दिलीप तिर्की बना है, और इसलिए VVI हो जाता है क्योंकि इसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, इसी वजह से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो बनेगा तेलंगाना के हैदराबाद में बनने वाला है साहब। ठीक है, और जो रूस एवं चीन के बाद तीसरा जो है सो वानिकी विश्वविद्यालय होगा। मतलब अभी तक पूरे दुनिया में 2 देश में पहले से वानिकी विश्वविद्यालय है, जो है कहाँ पर? रूस और चीन में। अब तीसरा वानिकी जो बना रहे हैं हम लोग, कहाँ बना रहे हैं हम लोग? हैदराबाद में बना रहे हैं। ये पूरे दुनिया का तीसरा होगा। उसके बाद देखिएगा अगला है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बना रहा है? हरियाणा के राखी गाढ़ी में बनेगा। और राखी गाढ़ी साहब हरियाणा के किस जिला में है? हिसार जिला में अवस्थित है। अगला देखिएगा साहब कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बन रहा है साहब? बिहार के गया में फल्गु नदी पर। किस पर बन रहा है साहब? बिहार के गया में फल्गु नदी पर बन रहा है। ये तो बिहार जो SSC दे रहे जाइएगा उनके लिए तो और भी VVI हो जाता है। ठीक है साहब, बनाया जा रहा है। और इस डैम का जो लंबाई है 400 मीटर, हाँ चौड़ाई है 400 मीटर, और इसकी 3 मीटर क्या है? ऊंचाई है ना। उल्टा लिखा गया, हमको लगा उल्टा लिखा गया। ये चौड़ाई जो होगा ना 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ये लंबाई होगा। ठीक है साहब, हो सकता है मिस्टेक हो। ये लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई जो है सो 3 मीटर का। अगला देखिएगा साहब, राजस्थान सरकार के द्वारा 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 100 दिन का क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। अब देखिएगा साहब कि शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है साहब? अशोक गहलोत है साहब। और इससे पहले राजस्थान सरकार राजीव गांधी ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया गया है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी शुरू किया साहब। इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे। पूछा जाएगा कि शहरी के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के लोगों को 100 दिन का रोजगार देना साहब। चलिए अगला साहब, यूनेस्को नेटवर्क ई ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहर त्रिशूर, नीलाम्बूर जो कहाँ पर है साहब? केरल में है दोनों, और वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में। इसको जो है सो शामिल किया गया। तो ध्यान में यही रखना है कि हाल ही में यूनेस्को नेटवर्क के द्वारा किसे जो है सो ई ऑफ लर्निंग सिटीज घोषित किया गया है। तो याद रखना है क्या हम लोगों को? एक त्रिशूल नीलाम्बूर है, और एक है आपका क्या कहते हैं वारंगल। ये कहाँ है आपका? तेलंगाना में। ठीक है, 2 शहर जो है त्रिशूल नीलाम्बूर ये केरल में, और वारंगल जो है आपका तेलंगाना में। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ 3 नए जिलों का निर्माण किया साहब। 3 नए जिलों का निर्माण किया है, जिससे जिलों की संख्या जो हो गई साहब कितना हो गई? 28 से बढ़ करके 31 हो गया। 28 से बढ़ करके 31 हो गया। तो इससे पहले हम लोग बताए थे कि पश्चिम बंगाल सरकार भी 7 जिलों को बढ़ाया है, 7 जिलों को बढ़ाया है, जिससे वहाँ की जिला जो है 23 से बढ़ करके कितना हो गया था? 30 हो गया था। और यहाँ पहले कितना जिला था? 28 जिला था। अब कितना हो गया है? 31 जिला हो गया साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला, त्रिपुरा के सिपही जिला के दासपारा गांव को
त्रिपुरा के सिपही जिला के दासपारा गांव को पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है साहब। जैव ग्राम, कौन सा ग्राम? जैव ग्राम को स्थापित किया गया है। तो बताइएगा कि भारत का पहला राज्य कौन है जो जैविक कृषि वाला बना था? सिक्किम था। कौन था साहब? सिक्किम था। और बताइएगा पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था जो जैविक, वो था आपका पुदुचेरी। कौन था साहब? पुदुचेरी था। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखेंगे। अब त्रिपुरा का जो सिपही जिला है उसका जो गांव है दासपारा गांव, इसको जो है सो जैव ग्राम के रूप में घोषित किया गया साहब, स्थापित की जाने की बात की गई है। नेक्स्ट है हम लोगों का साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का कि जिमैक्स युद्धाभ्यास 2022, जीमैक्स युद्धाभ्यास 2022, ये इसका जो आयोजन हुआ साहब कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में। और किसके किसके बीच में साहब? भारत और जापान के बीच। हमेशा देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में हुआ साहब। तो ये किस प्रकार का नौसेना अभ्यास होगा? नौसेना। कैसा होगा ये? नौसेना युद्धाभ्यास होगा साहब। ठीक है साहब। अब बात आई जापान की, तो जापान की राजधानी कहाँ है साहब? जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो इसकी राजधानी किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और बात हुई जापान की, तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है साहब? फोमियो किशिदा। फोमियो किशिदा साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो क्वाड का जो बैठक हुआ है वो कहाँ साहब हुआ है? जापान में ही हुआ है। क्वाड का बैठक कहाँ हुआ था? जापान में ही हुआ था ना, क्वाड का बैठक। चलिए अगला देखिएगा, बहुराष्ट्रीय काकडू युद्धाभ्यास। बहुराष्ट्रीय काकडू युद्धाभ्यास, ये जो है सो भारत, ऑस्ट्रेलिया और भी इसमें बहुत सारे देश शामिल था, लेकिन याद रखना क्योंकि भारत शामिल हुआ है तो याद रखना है कि इसका आयोजन जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ और भी कई देश भाग लिए हैं। ठीक है साहब, बस इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि सवाल यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारा जब देश भाग लेता है तो ये नहीं पूछेगा किसके साथ हुआ, ये पूछेगा कि कहाँ पर हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा कि अंडर 76 फुटबॉल प्रतियोगिता 2022, ये जो है सो विजेता कौन बना है? भारत। और वो विजेता कौन बना साहब? नेपाल बना है। इस पॉइंट को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है साहब। अगला देखिएगा साहब, अगला है कि फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पिरामल, ये साहब अनिल अंबानी की समधिन है। ठीक है साहब। तो फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पिरामल को सेवलियर ऑफ द ऑनर से क्या कर दिया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इससे पहले हम बताए थे कि फ्रांस का जो शीर्ष नागरिक सम्मान है उसे किसे दिया गया था? शशि थरूर को दिया गया था। और फिर से जो दिया गया है वो दिया गया किसे? डॉक्टर स्वाति पिरामल को दिया गया है साहब। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, अगर दिया है साहब फ्रांस दिया है साहब, तो बताइए फ्रांस की राजधानी कहाँ है साहब? फ्रांस की राजधानी पेरिस। और ये किस नदी के साहब किनारे है? सीन नदी के किनारे। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है साहब, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। चलिए साहब अगला, यूएई अपना पहला रोवर रोवर का क्या नाम है? राशिद। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा राशिद नामक क्या कहते हैं रोवर को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की गई है? क्या बोलेंगे हम लोग? यूएई। ठीक है साहब। तो ये राशिद रोवर का नाम है और कहाँ पर भेजा जाएगा साहब? चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। बात आई यूएई की, यूएई की राजधानी कहाँ है साहब? अबू धाबी। कहाँ साहब? अबू धाबी है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा 55वां ऑस्कर के लिए 2023 में भारत के तरफ से आधिकारिक रूप से जिस क्या कहते हैं फिल्म को नामित किया गया, वो फिल्म है साहब पैन नलिन के द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म छेलो शो। क्या है? छेलो शो। क्या नाम है फिल्म का नाम? छेलो शो। और इसका निर्देशक कौन है साहब?
पेनलिन, ठीक है साहब, को नामित किया गया है, जिसका अर्थ होता है द लास्ट शो। क्या अर्थ होता है इसका? लास्ट शो। ये गुजराती शब्द है साहब, ठीक है, छेलो शो, इसका अर्थ है द लास्ट शो, मतलब अंतिम शो, यही ना। चलिए साहब, उसके बाद अगला देखिएगा, 20 अक्टूबर से लेकर के 25 जनवरी तक 2023 तक उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है सो किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किया जा रहा है, तो बताइए उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है साहब? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तराखंड को ही दिया गया है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हम लोगों का कि भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट, भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट ये कहाँ शुरू किया गया साहब? प्रयागराज में किया गया। दूसरा शुरू किया गया तो इसका मतलब पहला हो चुका है, तो जबकि पहला जो है वो कहाँ हुआ था? गुजरात के ककोल में हुआ था। पूछा जाएगा कि भारत का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो गुजरात के ककोल में। और दूसरा जो लगाया गया साहब ये कहाँ लगाया है? आपका प्रयागराज में लगाया गया है। उसके बाद देखिएगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये भी बहुत ही वीवीआई सवाल है साहब। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड 2022 से डॉक्टर राधिका बत्रा को सम्मानित किया गया है साहब। किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राधिका बत्रा को। ये भारत के हैं साहब। और इसके अलावा और भी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें है आपका जाया जोथा, ये कहाँ की है? अफगानिस्तान का। उसके बाद वेनेसा नागाटे, ये कहाँ का? युगांडा का। और उर्सुला वांडर, ये पता है कि यूरोपीय संघ के क्या है? अध्यक्ष हैं, पता है ना। तो अभी जो दिया गया है 4 व्यक्ति को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? गोलकीपर ग्लोबल अवार्ड। ये वैसे लोगों को दिया जाता है कि जो दुनिया को विकास के रास्ता पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है साहब, वैसे व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसमें आपका राधिका बत्रा को दिया गया जो भारत के हैं साहब। और अफगानिस्तान के जो हैं जाया जोथा और वेनेसा नागाटे, ये कहाँ के साहब? युगांडा की। और उर्सुला वांडेर आपको पता ही है कि यूरोपीय संघ की क्या है? अध्यक्ष है साहब। चलिए ये इस प्रकार से आपका जो है पूरे नवंबर का करंट अफेयर क्या हो गया? समाप्त हो गया साहब।